नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के नगीना से, जहां के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला वाल्मीकि समाज की पीएचडी स्कॉलर है, जो स्विट्जरलैंड में अभी रह रही है। वाल्मीकि समाज की पीएचडी स्कॉलर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वाल्मीकि समाज की रोहिणी घावेरी ने लिखा है कि चंद्रशेखर की राजनीति से खुद चंद्रशेखर के अलावा आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ है, बल्कि हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, जो रोते रहते हैं कि यह फोन नहीं उठाता। इसकी राजनीति से समाज का बहुत नुकसान हुआ है, यह खुद जानता है। एक अच्छा लीडर लोगों का हित पहले देखता है, खुद का नहीं। किसी भी उत्पीड़न में जाने से पहले वहाँ की टीम को बोलता, 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हुई तो मैं नहीं आऊँगा। बेचारे गरीब कार्यकर्ता किराए की गाड़ियाँ लेके आते। मैंने सुना है उनका दर्द। मैंने कई बार कहा, तुम लोगों का दर्द सुनने, न्याय दिलाने जाते हो या दिखावा करने। आज तक किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला, उल्टा समझौते की राज का बंटवारा होता है। पहले मैं यह सब सच जानकर बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब बोलूँगी। अपनी समाज को बचाती रहूँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आज मेरा समाज मुझे चाहे जितना विरोध कर ले, लेकिन एक दिन आप सब मुझ पर गर्व करोगे कि मैं विदेश में रहकर भी आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ। आपको बता दें कि रोहिणी घावेरी के पिता इंदौर में सफाई कर्मी रहे हैं। बावजूद इसके उनकी बेटी रोहिणी घावेरी ने स्विट्जरलैंड में पीएचडी के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त की थी, जिसके बाद वह चर्चा में आ गई। रोहिणी के फिलहाल चर्चा में रहने का कारण नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर उनके आरोप हैं। वाल्मीकि समाज की पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावेरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ कर दिया है कि वह नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर क्यों भड़की हुई है। रोहिणी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पहले एक लड़की के लिए सब करो, उसको पूरी तरह अपने प्यार में दीवाना बना लो कि उसे भरोसा हो जाए कि तुम ही उसके प्यार हो। फिर उसकी जवानी का वो कीमती वक्त जो 25 से 30 साल का समय है, जब उसे एक साथी की जरूरत है, आप उसे छीन लो। जैसे ही वो लड़की आपसे शादी करने के लिए कहे, फिर उस लड़की को इस उम्र का सबसे बड़ा ट्रॉमा डिप्रेशन देकर छोड़कर निकल जाओ। वो लड़की समझ ही ना पाए कि आखिर ऐसा क्या हो गया और क्यों हुआ। उस लड़की की शादी रिश्तों पर विश्वास उठ जाए, यानी उसकी शादी और रिश्तों पर से विश्वास उठ जाए और फिर पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह से बेरंग जिंदगी जिए। खुद से सवाल करती रहे कि इतनी ईमानदारी से रिश्ता निभाने के बाद भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यह समाज भी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए, परिवार भी उसी को दोष दे, उस लड़की का दर्द बढ़ता रहे, वो अकेले सब सहती रहे। लेकिन जब वो लड़की अपने साथ हुए छल पर बोलना शुरू करे तो उसे ब्लैकमेलिंग षड्यंत्र का नाम देकर और लड़की को गलत समझे। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, दुनिया की तमाम लड़कियों का दर्द है, जिनके साथ यही होता है और वो सहती रहती हैं। बहुत सी लड़कियां जीवन से हार मानकर सुसाइड कर लेती हैं। आज अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई तो अपने देश की बेटियों के लिए क्या लड़ूंगी। मेरी ईमानदारी का यह सबसे बड़ा सबूत है। इतने पर ही रोहिणी घावेरी नहीं रुकती हैं। घावेरी का आरोप है कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनके और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जिस तरह से भीम आर्मी के अनपढ़ गुंडे मेरा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक सिर हरण कर रहे हैं, सोचो इंडिया में होती तो अब तक मेरी हत्या हो गई होती। इसीलिए आज तक कोई लड़की लड़ नहीं पाई। मैं स्विट्जरलैंड में हूँ तो सेफ हूँ, लेकिन मुझे मेरे परिवार की चिंता है। यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुजन समाज की एकता का ढोंग करने वालों के नकाब उतर रहे हैं। वाल्मीकि समाज की बेटी की इज्जत यह कभी नहीं कर सकते। बाबा साहब का नाम यूज करने वाले कलंकित लोग। रोहिणी घावेरी यही नहीं रुकती हैं, वह आगे लिखती हैं कि स्वर्ण शोषण करे तो पूरा दलित समाज एक होकर लड़ता है।
लेकिन अगर कोई दलित शोषण करे तो पूरा समाज गूंगा, बहरा और अंधा हो जाता है। यह किस मुंह से बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं? अपनी गंदी राजनीति के लिए बाबा साहब का नाम लेना बंद करो नालायकों। दलित समाज की रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर उनकी दलित राजनीति को लेकर सीधे हमला बोला। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे लिखा कि चंद्रशेखर की राजनीति से खुद चंद्रशेखर के अलावा आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ है और जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं उनका भविष्य बर्बाद हुआ है। वह रोते रहते हैं कि वह उनका फ़ोन नहीं उठाता। किसी भी उत्पीड़न में जाने से पहले वहाँ की टीम को बोलता है कि 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ लाइए। सबसे पहले यह सच जानकर मैं भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब बोलूँगी। अपनी समाज को बचाती रहूँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आज मेरा समाज मेरा चाहे जितना भी विरोध कर ले, लेकिन एक दिन आप सब मुझ पर गर्व करेंगे कि मैं विदेश में रहकर भी आप लोगों की और अपने समाज की लड़ाई लड़ रही थी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरीश नायक बंजारा, दलित चिंतक। आपका स्वागत है। और रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक। हरीश नायक बंजारा जी, पहला सवाल आप ही से। रोहिणी घावेरी जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही हैं, व्हाट्सएप के चैटों मीडिया में पोस्ट कर रही हैं, इंसाफ मांग रही, कह रही उनके साथ छल हुआ है। 5 साल उनके जीवन के कीमती, उसको एक दलित नायक ने, एक दलित राजनेता ने, जो दलितों की लड़ाई लड़ता है सो कॉल्ड, और जो इंसाफ दिलाने की बात करता है, असल में वही दलितों का शोषण करता है। इस पर आपका क्या कहना है? प्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे लेने के लिए। रोहिणी बिटिया की जो कहानी है वो मैं समझता हूँ कि इस देश के हर दलित बेटी की कहानी है। आज जो इस देश में दलितों के साथ हो रहा है और विशेषकर दलित महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो अत्यंत शोचनीय है। मैं इस बेटी के साथ हूं और जो शोषण जिन लोगों ने भी किया है, चाहे वो जिस तरीके का भी हो, मैं उसकी हिम्मत को दाद देता हूं। वो होनहार बेटी है। उसने संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखा। 1 करोड़ रुपए की वो स्कॉलर है। मैं हर तरीके से उसके साथ हूं। लेकिन सवाल है कि रोहिणी जो सवाल उठा रही हैं, कह रही है मेरा किस्सा पहला नहीं है। ऐसे कई लड़कियां हैं जो ऐसे नेताओं के चंगुल में फंसी हुई हैं। ज्यादातर वाल्मीकि समाज की लड़कियां हैं, दलित बेटियां हैं। इन दलितों के नाम पे राजनीति करने वाले नेता आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? एपीएन न्यूज बेहद जिम्मेदारी से चंद्रशेखर आजाद का भी पक्ष जानना चाहा। उनके फोन पे फोन किया गया, लेकिन वह अपना बयान या अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है। इससे क्या साफ नहीं हो जाता हरीश नायक जी कि वह खुद ही अभी इस मामले में कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं? नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि वो उनका आगे आना चाहिए चंद्रशेखर जी को। और अगर इस तरीके की कोई बात है तो उसको जो है दूर करना चाहिए। और जो बेटी ने जो भी जिस तरीके के भी आरोप लगाए और जो भी दलित राजनीति करते हैं उन लोगों को भी आगे आना चाहिए इस मुद्दे पर। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई बेटी जो है जाके थाने में रिपोर्ट लगाए उसके बाद ही हम राजनीति करें। आज ये मुद्दा आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे ज्यादा कमाया हुआ है और इस पे उनको बोलना चाहिए। वो हर मुद्दे पे, हर दलित मुद्दे पे आगे आगे बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि चंद्रशेखर रावण जी को भी, जो आप कह रहे हैं कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं फोन उठा रहे हैं लेकिन बयान नहीं देना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे मैं बाद में बोलूंगा। वो कब बोलेंगे, उनका पीए कब बुलवाएगा उनसे, या वो खुद नहीं बोलेंगे, क्या बात है वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन इस तरीके से उनका बैकफुट पे जाना चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात साबित करता है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर की जो रोहिणी की पोस्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि चंद्रशेखर की विक्टिम नंबर 3
एक 12 साल की बच्ची नेहा राजपूत, जिसको वह ट्रेन में मिला था, उसको अपने घर लाया, नौकर बना के रखा, खूब शोषण किया और बाद में अपने भाई से उसकी शादी करा दी, जिससे एक बेटा हुआ। उस बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि वह इनके घर से भाग गई और छुप कर रहने लगी। अब ना लोग उसके बेटे से मिलने देते हैं, ना उसको कोई इज्जत देते हैं। ऐसी लड़कियां हैं जिनका जीवन बर्बाद हुआ। अब इन बेटियों को न्याय मैं दिलाऊंगी। यह सच्चाई जैसे जैसे मुझे पता चलने लगी, मैं इससे लड़ती थी, क्योंकि इन बेटियों के साथ अन्याय किया। दुनिया के सामने महिला सम्मान की बात करते हो, यही बात इनको अच्छी नहीं लगती। इसने फिर मेरे साथ भी यही किया। यह चाहता था कि मैं इसकी क्राइम पार्टनर बनूं, जैसे वो औरत इसके सारे काले कारनामों में साथ देती है, मैं भी दूं। लेकिन मैं इस तरह की नीच नहीं हूं। मैं अपनी जमीर नहीं बेच सकती हूं। क्या रोहिणी जैसी नेता ही दलित समाज की सही शुभचिंतक है? वही न्याय दिला सकती है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो आरोप लगे हैं, बेहद संगीन आरोप लगे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी मौजूद है। रवि अरोड़ा जी, इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या राय है? प्रसून जी, सामाजिक न्याय की बात करने वाला, दलितों के हक की बात करने वाला, दलितों की बेटियों की सुरक्षा की बात करने वाला, पार्लियामेंट में आक्रामक रूप दिखाकर मोदी जी को घेरने वाला और दलितों के हक की बात करने वाला चंद्रशेखर आजाद, उसका चेहरा अगर रोहिणी गांधी जी का जो जिस प्रकार से वक्तव्य सामने आया आज पूरे देश के, मैं समझता हूँ ये राजनीति के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो नेता दलितों की सुरक्षा की बात करते हैं, दलित बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, एक ऐसी दलित बेटी, एक ऐसी हिंदुस्तान की दलित बेटी जो एक बहुत ही गरीब घर से है, जो एक सफाई कर्मी की बेटिया है, जिसने स्कॉलरशिप हासिल की, जिसने यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट किया, जिसने जो अपनी महत्वाकांक्षी व्यवहार के लिए जानी जाती है और युवाओं की मैं समझता हूँ प्रेरक है, जिसको लोग अपना प्रेरणा स्रोत समझते हैं। ऐसी लड़की अगर ऐसा बयान दे रही है, अगर वो पीड़ित है, तो समझिए एक आम आदमी, एक आम लड़की की क्या हालत होगी। क्या हालत होगी? कानून व्यवस्था क्या है? महिला आयोग क्यों चुप है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी चूंकि यह मामला केवल इतना ही नहीं है, एक सांसद का है, उनके ऊपर सुओ मोटो लेके खुद ही इस मामले को लेना चाहिए, जानकारी में लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। रवि अरोड़ा जी, आपको बता दें कि 3 जून को भी रोहिणी ने इसी तरह का पोस्ट किया था। उसने सीधे तौर पे चंद्रशेखर आजाद को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा कि इसने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला। महापुरुषों के इस पवित्र आंदोलन के लायक नहीं है यह। पिछले 10 सालों में समाज का एक भी अच्छा काम नहीं किया इसने, और ना कभी कर पाएगा। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया, लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए यूपी 2027 के चुनाव तक बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी। यह समाज के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करके निकल जाएगा। मुझसे ज्यादा सच इसका कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा नफरत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी है, उससे दुगनी तकलीफ इसे भी मिलेगी एक दिन। एक सच्ची औरत का जीवन बर्बाद करने की सजा इसे एक दिन जरूर मिलेगी। मुझे उसी दिन का इंतजार है। असल में रोहिणी पूरे सच को बयां कर रही है और बता रही है किस तरीके से एक आंदोलन के नाम पे वह ठगी गई है, इमोशनली भी और पॉलिटिकली भी। हरीश नायक बंजारा जी, अब इसके लिए कौन कदम उठाएगा? दलित नेता के खिलाफ कौन उठेगा और कैसे उठेगा? हरीश जी, मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी दलित समाज की राजनीति करते हैं उनको आगे आना चाहिए और इस बिटिया की आवाज को उठाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो थाने में जाए, रिपोर्ट करे, FIR करे। महिला आयोग को भी आगे आना चाहिए, उनको भी जो है ये जांच करनी चाहिए। ये जांच का विषय है कि इस होनहार बच्ची को किस तरीके से इसका शोषण किया जा रहा है। और जो वो कह रही है कि मैं तो ये तीसरे नंबर में बता रही है अपने आप को, उससे पहले 2 घटनाएं और बता रही है।
जो एक घटना आपने बताई वो जी। शायद अखबारों में भी आई थी, लोगों की जानकारी में भी है कि किसी तरीके की कोई लड़की का इन्होंने विवाह वगैरह कुछ अपने भाई से करवाया था। तो ये आज जांच का विषय है। आज समाज में जो दलित राजनीति हो रही है वो कुछ लगभग इसी तरीके की दलित राजनीति हो रही है। दलित लोग अपने ही समाज का जो है शोषण और दोहन करते हैं, ये बंद होना चाहिए। और मैं तो आह्वान करता हूं दलित नेताओं का कि आगे आएं और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। संसद में भी क्या इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है रवि अरोड़ा जी? जी, मुझे लगता है कि इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए, खासकर संसद के अंदर, क्योंकि जब तक एक रिटर्न कंप्लेंट नहीं होगी तब तक शायद कार्रवाई करना, क्योंकि अभी तक जो है डॉक्टर रोहिणी लगातार बयान जरूर दे रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि वो भी स्विट्जरलैंड में है। दूसरा, उनको खतरा है, उनकी जान का खतरा है। अगर ऐसा कुछ है तो वो सरकार को भेजें, माने जो है क्योंकि संसद के अंदर कार्रवाई तभी हो सकती है अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है या इस प्रकार का कोई मामला कोई सामने लेकर आता है, या किसी प्रकार का एक्शन लेने से पहले सरकार को पूरी तरह से उस पर जांच करनी जरूरी होगी, खासकर क्योंकि एक मामला सांसद से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो संज्ञान ले सकता है और कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में जांच भी जो है मैं समझता हूँ कि रिटायर्ड जज के थ्रू होनी चाहिए, ताकि पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि माननीय सांसद भी यही कहेंगे, क्योंकि 2027 के चुनाव है, उससे कहीं ना कहीं उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में वो कुछ भी जनता से रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ जो पोस्ट की है उसके बाद से ही हमने कई बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, चंद्रशेखर आजाद से। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह हमसे न बात करना चाहते हैं, न इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इससे साफ है कि वह रोहिणी के मामले को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। जो आरोप लगा रही हैं रोहिणी, उसमें पूरी सच्चाई है। और जिस तरीके का आरोप रोहिणी ये भी लगा रही है कि भीम आर्मी के लोग उनके ऊपर तमाम तरह के भद्दे भद्दे गंदे कमेंट कर रहे हैं और उन्हें मारने की धमकी भी दे रहे हैं। उनका कहना है अगर मैं इंडिया में होती तो अब तक मेरे ऊपर हमला भी हो गया होता। ऐसे में हरीश जी, इंसाफ कौन दिलाएगा? फिर बात हो रही है कि आप और हम नहीं दिलाएंगे तो दूसरे से अपेक्षा करने की क्या उम्मीद रखें? हरीश जी। नहीं, इंसाफ की जो बात है मैं समझता हूँ एक माननीय सांसद का मामला है, और जैसा कि अभी रवि जी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को उसको संज्ञान लेना चाहिए, माननीय स्पीकर महोदय को लोकसभा के इसका जो है इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक सांसद का मामला है और एक ऐसी बेटी का मामला है जिसने यूएनओ में अपनी आवाज रखी है, भारत की आवाज रखी है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और लोगों की नजर इस पर है। आप ये देखिए, जो आप कमेंट पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, मैं भी लगातार इस पर नजर रखे हुए हूँ कि लोग बाग लगातार इस पे कमेंट कर रहे हैं और इसके लिए किसी ना किसी एजेंसी को तो आगे आना चाहिए। और ये जो भी हुआ है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि माननीय सांसद जी बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी इस पे आगे आना चाहिए। वो हर मामले में आगे आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके के मामले में भी उनको आगे आकर अपनी बात जितने जल्दी चंद्रशेखर आजाद इस मामले पर आकर अपनी स्थिति साफ करेंगे उतना ही बेहतर उनके लिए भी होगा। अगर उन्होंने वास्तव में इस लड़की के साथ कुछ गलत किया है तो उन्हें खुलेआम सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उनको उनका समाज माफ नहीं करेगा, भारत का कानून माफ नहीं करेगा और कोई भी उनको सजा से नहीं बचा सकता है। ये बात उनको समझनी होगी। लेकिन रवि अरोड़ा जी ये समझना चाहेंगे कि इस तरह की बातें जब सामने आ रही हैं तो दलित आंदोलन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा? जी बिल्कुल प्रसून जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि सजा तो उनको मिलेगी, क्योंकि सजा हो सकता है वो कानून की नजर से बच जाए, हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान में ना ले, हो सकता है वो सांसद भी बने रहे, हो सकता है उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी ना हो, लेकिन देश का दलित समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि देश का दलित समाज देख रहा है कि किस प्रकार से अगर एक दलित बेटी आज बोली है और वो जिस प्रकार के खुलासे कर रही है, खुद को थर्ड विक्टिम बता रही है,
तो ऐसे में दलित समाज कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर जरूर हो जाएगा। और जब दलित समाज सोचता है तो समझिए यह आंदोलन नहीं, यह मुझे लगता है किसी एक व्यक्ति को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम चल रही थी। क्योंकि अगर दलित आंदोलन होता तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर कभी ऐसा ना करते। अगर वो इस प्रकार से महिलाओं का शोषण कर रहे हैं और उसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं, मतलब देश की मीडिया आज उनसे जानना चाहती है पर वो जवाबदेही से बच रहे हैं, एक सांसद को ये शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है आज देश का हर दलित इस बात को सोच रहा होगा कि अगर चंद्रशेखर, क्योंकि आज देखिए मीडिया में अब सब खुलकर आ चुका है, सब जिस प्रकार से आपने भी खुद अभी बताया कि हमने फोन से बात करने की कोशिश की लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब साफ है कि वो चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब उसके जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं डॉक्टर रोहिणी द्वारा वो सभी सही साबित होते हैं। तो ऐसे में देश की जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली, देश का दलित उन्हें माफ नहीं करेगा। और ऐसे किसी दलित आंदोलन की मुझे लगता है कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे दलित आंदोलन से कहीं ना कहीं दलित बेटियों का अगर शोषण होता है तो मुझे लगता है ऐसे नेताओं की भी जरूरत नहीं है। देश को एक साफ सुथरी छवि वाले नेता की जरूरत है। डॉक्टर रोहिणी चंद्रशेखर आजाद से इसलिए जुड़ी थी कि वह सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। उसने अपने साफ तौर पे कहा कि हमने इस रिश्ते को इसलिए चुना था कि सामाजिक आंदोलन में साथ बढ़ेंगे, समर्पण भाव से हम लोग काम कर रहे थे। उनके हर डिसीजन में मैं शामिल रही, वह चाहे संसदीय क्षेत्र नगीना सेलेक्ट करने का मसला हो या कुछ और। सांसद बनने के 6 महीने पहले नवंबर 2023 के बाद उनका आचरण बदलने लगा, पूरी तरह से एटीट्यूड चेंज हो गया। उन्होंने मुझे एकदम साइडलाइन कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि 3 साल तक मुझे अपनी राजनीति के लिए ही इस्तेमाल किया। मुझे तो अब यहाँ तक कहा गया कि अगर मैं राजनीति में कामयाब नहीं हुआ तो मैं स्विट्जरलैंड चला आऊँगा। अब मैं इन सारी बातों को रिकॉल करती हूँ तो लगता है मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। हरीश जी, आदमी को लगता है कि जिस आदमी के लिए मैंने सब कुछ निछावर कर दिया और अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया, उसने मुझे ठग लिया, मुझे लूट लिया और इस पूरे आंदोलन के साथ धोखा किया है। अब सवाल फिर यही उठता है कि क्या दलित राजनीति में आज की तारीख में एकमात्र चेहरा बहन मायावती ही बची हैं जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, या और भी कोई चेहरा है जिस पे भरोसा किया जा सकता है? हरीश जी, देखिए, मैं एक बात यहाँ आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो रोहिणी बेटी है ये एक अच्छी स्कॉलर है, अच्छी पढ़ी लिखी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सारी उन बेटियों को, मैं दलित बेटी की नहीं, मैं सारी उन बेटियों की बात करना चाह रहा हूँ जो आज इस तरीके के लोगों के शोषण का शिकार होती है। तो इस पहली बात तो हमको अपने आप को स्वयं ही इनसे बचा कर रखना चाहिए। अब जहां तक रही राजनीति की बात कि दलित राजनीति के लिए बहन मायावती आगे आए या और लोग भी हैं, तो मेरा सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि जो आज चंद्रशेखर रावण जी, माननीय सांसद जी जो राजनीति करते हैं, वो मुझको ऐसा लगता है कि एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। और उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या करीब 50 से 55% है और बहुत सारी जातियां हैं, ऐसी इतनी जातियां हैं। ये आंकड़े थोड़ा भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि दलित राजनीति करने वाले लोगों ने, जिसमें बहन मायावती शामिल हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू हुआ यह सफर, उनसे पहले भी शुरू हुआ था, लेकिन एक बड़ा अहम रोल इस आंदोलन ने निभाया। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों को मजबूत किया, उनके अधिकारों की याद दिलाई और उनको समाज के बीच में लाके खड़ा किया। लेकिन जब हमारे नायक ऐसे दोगले चरित्र के होंगे तो यह मान के चलिए पूरे समाज का नुकसान होगा, न कि केवल दलित समाज का। इसलिए हमें इस लड़ाई में सबको साथ रहना है और इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। आप सभी मेहमान इस चर्चा में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।